हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपीएसआई का अगला प्रैक्टिस सेट जो कि आया था 16 दिसंबर 2017 में। ठीक है, वो सॉल्व करेंगे हम। और पाली थी प्रथम। 16 दिसंबर 2017 को ये पेपर आया था और पाली थी प्रथम। चलो प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इस यातायात प्रतीक से क्या अभिप्रेत है? क्या अभिप्रेत है? तो इससे है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वाई जंक्शन होता है। देखिए, ऐसे कोई रास्ता सीधी जा रही है और एक रास्ता इधर को निकल जाए, एक इधर को निकल जाए, तो इसे कहते हैं बाई जंक्शन। क्या कहते हैं? बाई जंक्शन। ये इस तरह से इसे कहते हैं बाई जंक्शन। ओके। और हम थोड़ा कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं, त्राहा होता है ऐसा, ये होता है त्राहा। ठीक है, और जबकि ये है ऐसा। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, अंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? देखिए, अंग्ल भारतीय सदस्य ऐसे सदस्य होते हैं जो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होती है। तो वो कितने सदस्य होते हैं? अब देखिए, इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपके अनुसार तो होगा 0, परंतु हम पिछले साल की बात करें, 2019 से पहले की बात करें, तो उस समय आंसर होता था 2। तो लोकसभा में जो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे 2 सदस्यों को अंग्ल भारतीयों के, वो होते थे 2। अब 0 कर दिया गया है क्योंकि केंद्र सरकार ने इसको मना कर दिया है कि अंग्ल भारतीय सदस्य के लोग अब मनोनीत नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो अब वैसे देखा जाए तो आपके अकॉर्डिंग तो राइट इज द राइट आंसर। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 ये कहता है कि जो हमारी लोकसभा होगी उसमें राष्ट्रपति 2 अंग्ल भारतीय सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं। तो अंग्ल भारतीय सदस्य कौन है? अंग्ल भारतीय सदस्य कौन है बताते हैं हम आपको। देख, अंग्ल भारतीय सदस्य वो हैं जो अंग्रेज थे और वो भारत में रहते थे और भारत में आज़ादी के बाद यहीं पर रह गए। ठीक है, तो वो अंग्ल भारतीय लोग होंगे। उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनके नाती जो अंग्रेज थे और बाद में उन्होंने भारत को ही अपना लिया, अपना देश बना लिया, उनको अंग्ल भारतीय कहते हैं। या फिर कोई 2 शादी का जोड़ा है और उस जोड़े में से कोई एक फॉरेनर है और एक इंडियन है, तो उसे कहते हैं आज़ादी के समय या तो एक फॉरेनर था और एक इंडियन था, ये दोनों फॉरेनर थे और इंडिया में बस गए, तो वो अंग्ल भारतीय लोग कहलाएंगे। उनके बच्चे भी अंग्ल भारतीय लोग कहलाते थे। तो अब तो 0 हो गया ये सीट। ठीक है, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अंतर्गत दहेज मौत के लिए यानी डॉरी डेथ के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सज़ा देने का प्रावधान है? देखिए न्यूनतम, देखिए जो हमारा आईपीसी का सेक्शन 304B है, 304B है, इसमें ये कहा गया है कि जो 7 वर्ष से लेकर और जो आजीवन कारावास है, आजीवन कारावास तक की सज़ा मिल सकती है आपको। तो 304 से बी और 7 वर्ष से आजीवन कारावास। तो क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम कितनी सज़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद से भारत में कितनी बार आपातकाल स्थिति घोषित की गई है? कितनी बार की गई घोषित? तो वो की गई है 1962 में जब चीन से हमारा युद्ध हुआ था। ठीक है, और एक 1971 में जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, और एक 1975 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। तो 3 बार क्या लग चुकी है हमारे यहाँ, आपातकाल लग चुका है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन, भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? कौन से राज्य में सबसे सिंचित क्षेत्र है बताइए। तो वो है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, यूपी में सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र है, फिर उसके बाद आता है राजस्थान, और फिर राजस्थान के बाद आता है हमारा आंध्र प्रदेश, और फिर आंध्र प्रदेश के बाद आता है एमपी। आंध्र प्रदेश के बाद कौन आता है? एमपी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय शासन को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए? राष्ट्रपति शासन है यानी 356। देखिए, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस राज्य में 2 माह के अंदर आपको संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी, पहली बात तो। और जब संसद से अनुमति मिलने के बाद आप 6 माह तक उस राष्ट्रपति शासन को लगाए रख सकते हैं, और फिर 1 साल फिर बढ़ाया जा सकता है, और फिर 1 साल फिर बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से एक साल बढ़ा के 3 साल तक रखा जा सकता है। तो लगातार 3 साल तक आप राष्ट्रपति शासन रख सकते हैं, इससे आगे नहीं रख सकते। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन सी इज द राइट आंसर, 2 माह। मगर एक ध्यान रखनी है, जो हमारा राष्ट्रीय आपात होता है ना 352 के तहत, तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपात होता है, उसमें आपको 1 माह के अंदर अनुमति लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति से, सॉरी संसद से, राष्ट्रपति को।
और जब ये मंजूरी मिल जाएगी तब आप इसको 6 माह तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है 1970 के दशक में मौन घाटी परियोजना एक प्रमुख पर्यावरण बनाम विकास विवाद बन गई थी। वह मुद्दा एक बांध के निर्माण को लेकर था जिसका प्रतिकूल असर किस राज्य के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र के बड़े क्षेत्र पर पड़ने वाला था? कौन सा था? देखिए साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वो महाराष्ट्र में है, नहीं है। मध्य प्रदेश में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है। तो साइलेंट वैली परियोजना है तो वो केरल में होगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो केरल राज्य था वो। देखिए ऐसा था कि इस पे एक बांध का निर्माण हो रहा था तो जो बहुत बड़े बड़े जो पर्यावरण कार्यकर्ता थे और जो समाज सेवक लोग थे वो इस कुंती पूजा नदी पर बन रहे बांध का विवाद कर रहे थे। क्यों विरोध कर रहे थे? क्योंकि ये वहाँ की पर्यावरण के लिए खतरा था। हम आपको दिखाते हैं कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कितना सुंदर है। देखिए ये है सुंदर सुंदर फोटो साइलेंट वैली नेशनल पार्क की जो केरल में है। देखिए ओके। तो यहाँ पे एक बांध बन रहा था, जो कुंती पूजा नदी है उस पर एक बांध बन रहा था। देखिए कितना अच्छा व्यू है। ओके। कह रहा है निम्न के में से किसे मांसपेशी या कंकालीय मस्कुलोस्केलेटल प्रणाली विशेष रूप से शरीर के यांत्रिक विकारों का निदान और उपचार कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है काइरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना का अधिकार में कौन शामिल है? दस्तावेज और रिकॉर्डों का निरीक्षण, दस्तावेज इसका भी निरीक्षण भी सही बात है। सामग्री के प्रमाणित नमूनों को लेने का अधिकार, ये भी बात है। प्रिंट आउट डिस्क वीडियो कैसेट आदि के रूप में जानकारी प्राप्त करने का, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यही आरटीआई 2005 के तहत ये सारे अधिकार हैं हमें। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे एच.जे. कानिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए ये हैं एच.जे. कानिया साहब और ये थे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 11वां क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? कौन सा अधिनियम लाया गया बताइए? तो इसमें भारत सरकार अधिनियम 1898 लाया गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश कानून को लागू करने का प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उससे पहले कंपनी का शासन था। कंपनी का शासन में के बाद जो महारानी का शासन चला उसमें एक 15 सदस्यों की काउंसिल ऑफ इंडियन स्टेट बनाई गई, जिसको सेक्रेटरी जनरल ऑफ स्टेट कहा जाता था, इंडिया कहा जाता, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया। तो उसका पद बनाया गया जिसमें 15 सदस्य थे और परिसमापन जो इसी से किया गया था इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है निर्देशक सिद्धांतों को क्वेश्चन नंबर 12 है कि संसद अपने संशोधन शक्तियों का उपयोग संविधान के किस अनुच्छेद 368 के तहत मूल संरचना अथवा ढांचे को क्षतिग्रस्त, निष्प्रभावी, नष्ट, निरस्त, परिवर्तन, हेरफेर करने के लिए नहीं कर सकती? इनमें से कौन सा मामला उपयुक्त कथन से संबंधित है? तो जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो केशवानंद वाला जो मामला था उसमें यह कहा गया था कि भारत के संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं किया जा सकता। क्या नीति निर्देशक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में संविधान में सूचीबद्ध हैं? तो राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक क्रम को सुरक्षित रखना, तो पी वाला तो है 38वां जो आर्टिकल है। और क्यू है समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, ये है 39A में। और हम जानते हैं पंचायत है 40 में। पंचायत किसमें? 40 में। तो इस हिसाब से जो क्रम है वो है PQR। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा सही है? यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, सही बात है। यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं, ये भी सही बात है। इस सब पी क्यू दोनों सही है, और सी इज द राइट आंसर। आइसलैंड में हाल ही में 2017 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी स्पर्धा में सेवर एकल में स्वर्ण पदक किसने जीता था? वो जीता है सी ए भवानी ने। ऑप्शन इज द राइट आंसर। करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी इकाई तुल्यांकन संकेत उत्पन्न करती है? कौन करती है? वो करती है कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी? वो की थी डी ब्रोगली ने। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो डी ब्रोगली ने जो पार्टिकल है उसकी वेव नेचर को दिखाया कि जो पार्टिकल है वो वेव नेचर में भी चलता है, तो वो किसने था? डी ब्रोगली ने। संविधान में 42वां संविधान संशोधन पारित किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद।
ठीक है। हम जानते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित हुआ था, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इस समय जो फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे, इन्होंने ही इस पर हस्ताक्षर किए थे। और इससे पहले जब 1975 में आपातकाल हुए थे तो फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने ही उस आपातकाल पर अपने साइन किए थे। क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में कौन सी कंपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? ICAR, मूडी निवेशक सेवा, या निवेश सूचना क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, या फिर क्रेडिट विश्लेषण अनुसंधान, कौन सी नहीं है बताइए? तो ये जो है ना ICAR, ये नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन एक, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शाक्यों द्वारा शासित था? वो था कपिल वस्तु, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तेहरान, ईरान, नहीं, ये हुआ था पोर्ला मार वेनेजुएला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, अगेन करंट अफेयर से क्वेश्चन है। जो अल्पसंख्यक छात्र UPSC SSC आदि द्वारा आयोजित पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी में सहायता प्रदान करने के लिए जो योजना है उसका नाम क्या है? उसका नाम है नई उड़ान, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। निम्न में से किस स्वतंत्र सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 दायर किया गया था? कौन सा किया गया था, किसके खिलाफ? देखिए, दो लोग ने बम फेंके थे, एक थे बटुकेश्वर दत्त, दूसरे थे भगत सिंह, और तीसरे थे, इसमें बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह थे, दो ही लोग थे। असेंबली में इन्होंने बम फेंका था तो इन पर केस चला था असेंबली वाला, इस हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? किसका पूर्व नाम बताइए? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, हम जानते हैं भरतपुर जिला है राजस्थान का, तो उससे रिलेट करके देख सकते हैं। तो इसमें केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी राजस्थान में है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कितना सुंदर है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, जो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है उसमें जो प्रवासी पक्षी हैं वो दूर दूर से आते हैं। देखिए, इस तरह के जो प्रवासी पक्षी हैं वो दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर आकर अपना बसेरा करते हैं कई महीनों तक। इस तरह के पक्षी आते हैं। और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का पहला नाम भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान भी था, और ये राजस्थान में मिलता है। किस मिलता है? राजस्थान में मिलता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ओके, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न में से कौन सा किसी इकाई द्वारा दावा किया गया डेटा के गुण न्यास की सत्यता की पुष्टि का कार्य है? किसकी सत्यता की पूर्ति कार्य है? वो है प्रमाणीकरण, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी उसे कहते हैं प्रमाणीकरण। केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, अनुच्छेद 256 बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का पालन सुनिश्चित हो। ये भी बात सही है। संविधान के अनुच्छेद 257 प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा ताकि बस संघ की कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न हो। ये बात सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा जनहित याचिका के बारे में सत्य है? पहला है, एक बार जनहित याचिका दायर की गई और उस पर सुनवाई हुई तो फिर उसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सही बात है। जनहित याचिका दायर करने वाले व्यक्ति के लिए अपनी रुचि दिखाना आवश्यक नहीं है। ये बात सही है, इस हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, भारत में संसदीय क्षेत्रों में संख्या कितनी है और लोकसभा में कितने सांसद हैं? देखिए, हम जानते हैं अभी वर्तमान में 545 सांसद होने की व्यवस्था की गई है कि 545 सदस्य होंगे। ठीक है, इस हिसाब से 545 में कौन कौन से में है? एक तो ए में है और बी में है। ठीक है, और ये भी है कि 543 तो चुने जाते हैं और 2 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं जो हमारे एंग्लो इंडियन हैं, परंतु अभी ये व्यवस्था नहीं है, 2019 से इसको हटा दिया गया है और 543 लोगों का चयन होता है। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने हेतु कामकाजी महिलाओं के लिए वह कौन सी ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है जो नवंबर 2017 में मेनका गांधी द्वारा शुरू की गई थी? देखिए, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो ये थी सीवॉक्स प्रणाली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेक्टर के समग्र विकास और प्रबंधन को सक्षम करने के लिए मिशन फिंगरलिंग नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है? ये किया गया मत्स्य पालन सेक्टर के लिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन से दो व्यक्तियों ने 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज 16वां के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी? कौन थे? वो थे लुई माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी। इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए, लुई माउंटबेटन जो कि अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे और सी राजगोपालाचारी जो पहले भारतीय गवर्नर थे स्वतंत्र भारत के। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 33 है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? देखिए 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। ये की थी पीटर बेनसन ने। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पीटर बेनसन ने ये स्थापना की थी। इसका काम है मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करना और पीड़ितों को सहायता प्रदान करना, एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्वेश्चन है, कौन सा महासागर अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना है? कौन सा महासागर बना है? ये बना है जो प्रशांत महासागर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निमग्न द्वीपों से बना है। देखिए ये रहा पैसिफिक ओशियन, ये रहा चाइना और साउथ कोरिया, जापान, न्यूगिनी, न्यूजीलैंड, ये पूरा रहा पैसिफिक ओशियन। ठीक है, पैसिफिक ओशियन। देखिए अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2015 में रक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महत्व के एक विश्व स्तरीय पूर्ण स्वास्थ्य संस्थान को कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया? वो किया गया गुरुग्राम में। ऑप्शन ए इज द राइट है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा बात करेंगे नहीं। इनमें से कौन से विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन से संबंधित है? मुक्त घरेलू प्रापण यानी ऑपरेशन के लिए, माल का आयात, आईसीजेड इकाइयों का रखरखाव, सही बात है। केंद्रीय राज्य की मंजूरी के लिए निकासी की एक खिड़की है, ये भी सही बात है। कस्टम अधिकारी आयात निर्यात के लिए माल की नियमित जांच के लिए नहीं जाते हैं। अरे जाते हैं भैया, ये गलत बात है। 1 और 2 सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनमें से किस राज्य में बाघ रक्षित स्थान की संख्या अधिकतम है? किस में है? देखिए अब तो बढ़ गए हैं। तो अब जो है जो मध्य प्रदेश है उसमें है 6 राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान इसी में है। क्वेश्चन नंबर 38 था, आयकर अधिनियम के तहत जिस कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन नहीं होता है उसके लिए रिटर्न जमा करने की नियत तारीख कौन सी है? वो है 30 सितंबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। कर प्रणाली के तहत अघोषित आय की चोरी करने वालों की जांच के लिए विमुद्रीकरण के तुरंत बाद कौन सा अभियान शुरू किया गया था? कौन सा अभियान शुरू किया था? वो क्या? स्वच्छ धन अभियान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प केंद्रीय सत्ता आयोग के बारे में सच नहीं है? केंद्रीय सत्ता आयोग उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है, सही बात है। बी है आरबीआई, नाबार्ड, एलआईसी जैसे संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी इसके क्षेत्र में आते हैं, सही बात है। समूह ए से ऊपर के सभी अधिकारी इसके क्षेत्र अधिकार में आते हैं, सही बात है। डी है सीबीसी केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है। देखिए राज्य स्तर पर नहीं करता है, ये सिर्फ केंद्र स्तर पर करता है, इसलिए डी इज द रॉन्ग आंसर। और इस हिसाब से डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसमें गलत ही पूछा गया था। चलिए दोस्तों,